Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Medical Education with Tanya. We have already completed part of absorption, that is a part of our first unit pharmacokinetics. So हम आगे स्टडी करेंगे. एब्जॉर्प्शन ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था. वापस से हम रिकअप करते हैं कि एब्जॉर्प्शन होता क्या है. नाउ एब्जॉर्प्शन की बात करें, एज अ नेम सजेस्ट एब्जॉर्प्शन की कोई भी चीज़ अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, मीन्स समा रही है. सो हम बात कर रहे थे कि ड्रग हमारी बॉडी में कैसे समाया जाता है, कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है. अब बात करें ड्रग को हम ले रहे हैं, मुंह के थ्रू ले रहे हैं तो वो ब्लड तक जाएगा. अब उसके आगे के स्टेप भी होते हैं ना कि कैसे वो जाकर हमारे टारगेट साइट पे बाइंड होता है और कैसे काम किया जाता है. अब बात करते हैं हम उसके अगले स्टेप की कि वो कैसे टारगेट साइट तक पहुंचते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे माध्यम. माध्यम क्या होगा, ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होएगा, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन थ्रू many various factors. First of all we have a passive transport. passive transport में हमारी क्या है, नेम सजेस्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट. इसमें हमारी कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, कोई जोर नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है, और विदाउट एनी हेल्प जो है वो ड्रग एक्सीड हमारी पहुंच जाती है टारगेट साइट पे पैसिव डिफ्यूज़न के अंदर, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर. पैसिव डिफ्यूज़न की बात करें, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे ड्रग मॉलिक्यूल क्या है ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस में अलोंग अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द लिपिड बायलेयर. लिपिड बायलेयर क्यों, आपको पता है जितने भी हमारे सेल्स हैं वो लिपिड्स के बने होते हैं. बायलेयर मीन्स वो दो लेयर होती हैं जो हमारी सेल्स की होती है ना, वो हमेशा बायलेयर होती है, कभी भी सिंगल लेयर नहीं होती है. Lipid bilayer is known as a passive diffusion. This type of a transport does not require energy. ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है पूरा ड्रग में, इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट across the membrane. The lipid water partition coefficient of the drug and the membrane surface area exposed to the drug. The greater the partition coefficient, the higher is the concentration of drug in the membrane and the faster is its diffusion. अब इसमें आगे बात करते हैं हम, जो क्या होता है facilitated diffusion. अब facilitated diffusion क्या होता है, the process in which the drug molecule are transported across the biological membrane through concentration gradient with the help of carrier protein. मीन्स प्रोटीन को कैरियर की तरह, मीन्स माध्यम की तरह लेके उसको उसकी सहायता लेके यूज़ किया जाता है, इज नोन एज अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. अब बात करते हैं जितने भी हमारे एसिडिक ड्रग्स होते हैं ना, एसिडिक ड्रग हमारे बाइंड होते हैं एल्ब्यूमिन के साथ. एंड बात करें हमारे जितने भी ड्रग्स होते हैं बेसिडिक ड्रग्स सारे हमारे होते हैं अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं. अगर आप नहीं जानते होंगे, जीपेट में क्वेश्चन आते हैं तो जीपेट में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें जितनी भी एसिडिक ड्रग होंगी हमारी किसके साथ बाइंड होंगी, एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ, और जितनी भी बेसिडिक ड्रग होंगी हमारे वो किसके साथ बाइंड होंगी, हमारी अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन के साथ, विच इज़ अ कैरियर. कैरियर मीन्स सहायता लेके वो पहुंच रहे हैं. अब इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं. कैरियर मीन्स सपोज कीजिए कोई आपको जाना है यहाँ से, आप वहाँ तक आप पैदल भी जा सकते हैं, नहीं तो आप कोई स्कूटी, कोई साइकिल, कोई सहायता लेके भी जा सकते हैं. तो सिमिलरली जो ड्रग है हमारा ब्लड स्ट्रीम में है वो बाइंड करेगा प्रोटीन के साथ, फिर वो टारगेट साइट पे पहुंच के प्रोटीन अलग होगा, वो ड्रग अलग होगी, वो हो गया कैरियर. ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एज ए नेम सजेस्ट एक्टिव मीन्स वहाँ एनर्जी यूटिलाइज होगी, पैसिव में एनर्जी यूटिलाइज नहीं थी. The transport of a molecules across a membrane against a concentration gradient that required energy is known as a active transport. चलिए ये समझ आ गई. अब ये एनर्जी किससे ऑब्टेन की जाती है, ATP which is adenosine triphosphate, हाइड्रोलिसिस, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और form an electrochemical gradient of an ion such as sodium and hydrogen. सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अब हमने बात करी दो टाइप के हो गए ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एक्टिव एंड द सेकेंडरी एक्टिव. के अंदर ये क्या कह रहा है, जो मेम्ब्रेन है वो ट्रांसपोर्ट करेगी डायरेक्टली एटीपी हाइड्रोलिसिस के साथ, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का हाइड्रोलिसिस होगा, फिर उसे हम क्या कहेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. देन जो हमारा हुआ है एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसके अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, जो ट्रांसपोर्ट हुआ है वो प्रॉपर हमारे एग्जाम्पल्स है, ABC ट्रांसपोर्टर जितने भी हो गए हमारे, इस सबके एग्जाम्पल्स हैं किसके, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स के. सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बात करें तो इसमें हमारे जो आते हैं, इसमें इट रिक्वायर्स एन आयन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट टू ड्राइव द
अपहिल ट्रांसपोर्ट, अपहिल मीन्स उसको पहुंचाने के लिए, टू अनदर सॉल्यूट द डाउनहिल मूवमेंट ऑफ वन स्पीशीज ड्राइव्स द uphill movement of the other, and this can be symport in which both type of molecule or ion travel across the membrane in the same direction, or antipode in which the two species travels in opposite direction, दोनों opposite direction में travel करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब उसको क्या है कि एक को पहुंचाने के लिए दूसरे कंसंट्रेशन में जाना है, तो उसको पहुंचाने के लिए क्या है, अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, यूटिलाइज मीन्स। अब जैसे मानो कि हम जाना है वहाँ तक, अगर हम गाड़ी का इस्तेमाल करें उसमें क्या, इंजन में पेट्रोल तो डलेगा, डीजल तो डलेगा, तभी तो जाएगी गाड़ी। अब पेट्रोल और डीजल जब तक नहीं, इट मीन्स सिमिलरली जब तक उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो वहाँ तक नहीं जा पाएगा, पूरी एनर्जी यूटिलाइज होगी वहाँ पे। अब इससे आगे प्रोसेस आती है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में हमारी दो प्रोसेस होती हैं, फिनोसाइटोसिस एंड द फैगोसाइटोसिस। इसमें क्या है, हमारी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ही फॉर्म है ये। देखो फैगोसाइटोसिस में क्या है, सेल जो है पूरा, इसमें फैगोसाइटोसिस में सेल पूरा अपने क्या है, उसको सेल को खा जाता है। फिनोसाइटोसिस में क्या होता है, सेल पूरा जो फ्लूइड होता है ना बाहर की तरफ, वो उसको निकल लेता है। अभी देखो ये बना रखे हैं इसके डायग्राम्स, सी फैगोसाइटोसिस में की सॉलिड पार्टिकल है वो उसी को ही खा लेते हैं, फ्लूइड्स को नहीं देख रहा। बट फिनोसाइटोसिस में जितना फ्लूइड होता है बाहर की तरफ वो उसको सबका निकल। अब एग्जांपल लेते हैं इसमें, फिनोसाइटोसिस में ऑस्मोसिस का एग्जांपल भी हो सकता है ना, कि किशमिश में अगर हम पानी में रखते हैं, किशमिश में क्या होता है, किशमिश पूरा पानी सोख लेती है, फूल जाती है। सिमिलरली वैसे ही जो है फिनोसाइटोसिस की हमारी प्रोसेस होती है। अब ये बात कर ली हमने ट्रांसपोर्टेशन की, कि कैसे ड्रग पहुंच जाते हैं, इधर एक्टिव और इधर पैसिव, और या एंडोसाइटोसिस। अब मेन स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉलोड बाय एब्जॉर्प्शन। जब ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है उसके बाद क्या है, ड्रग हमारी पास होती है थ्रू सेवरल बॉडी फ्लूइड्स कंपार्टमेंट डिपेंडिंग अपॉन इट्स फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी। वो भी डिपेंड करता है कि जो उसकी ड्रग की क्या है, वो एसिडिक है, बेसिडिक है, या वो किस नेचर का, लिपोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि क्या उसकी प्रॉपर्टी है। तो वो ड्रग एब्जॉर्ब होता है उसी चैनल के थ्रू। अब डिफरेंट फ्लूइड्स की बात करें, दैट आर प्लाज्मा, इंटेस्टाइनल फ्लूइड, ट्रांससेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स। अब इसमें क्या है, वीडी इज अ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि कितनी मात्रा में ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हम इसको जो डिस्ट्रीब्यूशन को वीडी से डिनोट करते हैं। सो टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड इन प्लाज्मा कंसंट्रेशन, कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमारा एब्जॉर्ब हुआ है ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर, कंसंट्रेशन के अंदर। और जो फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को, दैट इज लिपिड वाटर पार्टीशन, पीके वैल्यू ऑफ द ड्रग, डिग्री ऑफ अ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, एफिनिटी टू डिफरेंट टिश्यूज, फैट लीन बॉडी मास रेशियो एंड द डिसीज। अगर किसी इंसान को कोई बीमारी होती है या कोई भी सेवरल फैक्टर है, किसी का क्या है, नेचर नहीं है, कुछ खा पी भी नहीं रहा है, उसकी बॉडी में ताकत नहीं है, प्रोटीन्स कम है, सो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि जो उसके क्या है डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होगा, इट मीन्स कि ड्रग वहाँ मेन टारगेट साइट तक कम पहुँचेगी। क्लियर। अब वीडी वॉल्यूम ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रग, इसको डिनोट करा। बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, हमने कंप्लीट करा जस्ट। अब ट्रांसपोर्टेशन के बाद हमने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग पढ़ा कि ड्रग कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। देन हमने क्या स्टडी किया, ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। सो ब्लड ब्रेन बैरियर एज अ नेम सजेस्ट की ब्लड ब्रेन बैरियर मीन्स ब्रेन, दिमाग, ब्लड, खून और उनके बीच में बैरियर, की हर एक ड्रग हमारे ब्रेन तक ना पहुँचे उसके लिए बैरियर लगा दिया, रुकावट लगा दी गई। अब उसका कारण क्या है, जो हमारे ब्रेन की जो प्रॉपर हमारी क्या है ब्लड ब्रेन बैरियर, दैट इज अ मेड अप ऑफ एंडोथेलियल सेल। एंडोथेलियल सेल की बनी होती है, इट इज अ लिपोफिलिक। लिपोफिलिक मीन्स लिपिड लविंग, लिपिड को लविंग मीन्स जितने भी हमारे नॉन लिपिड ड्रग्स होंगे उसको एंट्री नहीं देगा ब्रेन। अब सिर्फ किसकी एंट्री है, लिपिड ड्रग्स की ही एंट्री है, कहाँ पे, ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर। सो द ब्लड ब्रेन बैरियर, the penetration of a drug into the brain and the cerebrospinal fluid required crossing of blood brain barrier and the blood cerebrospinal fluid, and the blood brain barrier is made up of the capillary endothelial cells tightly joined together
lacking paracellular species and the blood-brain barrier are lipophilic, so they do not allow the movement of non-lipid drugs. As I told you कि जितने भी हमारे non-lipid drugs होंगे उनकी एंट्री नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हर चीज़ अगर हमारे ब्रेन तक पहुंच जाएगी तो वो क्या है, हमारी बॉडी में नुकसान कर सकती है। नुकसान इन द सेंस कि हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे ब्रेन क्या है, केमिकल रिलीज करता है। केमिकल रिलीज इन द सेंस न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या होता है, बॉडी के सेवरल फंक्शंस को काम करवाना। हम सबको पता है, जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हमारी बॉडी क्या है, दो भाग में डिवाइड है। एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, एक होता है सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट फेस है। जैसे ही हम शाम के 6 या 7 बजते हैं तो बॉडी आराम से रिलैक्स हो जाती है। अब बात करें सिंपैथेटिक, सुबह उठते एकदम माइंड फ्रेश होता है। उसमें क्या होता है, प्रॉपर हमारे दिमाग में उठ के फ्रेशन अप होके हम एक्टिव होके काम करते हैं। सो वैसे ही हमारी अगर हर चीज़ ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगी तो वो न्यूरोट्रांसमीटर के बीच में इम्बैलेंस क्रिएट करके फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, अब इससे आगे बात करते हैं प्लेसेंटल बैरियर। प्लेसेंटल बैरियर्स क्या है, आर दी लिपोइडल, सो दे अलाउ द एंट्री ऑफ लिपोफिलिक ड्रग्स एंड रिस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ हाइड्रोफिलिक ड्रग्स। प्लेसेंटल बैरियर्स लिमिट द फीटल एक्सपोजर ऑफ अ मैटरनिटी एडमिनिस्ट्रेशन drugs, and the placenta is also a site for metabolism of a drug. However, a high concentration drug taken for the long period may gain access to placenta. अगर लंबे टाइम तक वो ड्रग्स चलती रहेंगी तो वो बच्चे को क्या है, बच्चे के अंदर वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके वो ड्रग पहुंच जाती है। इसलिए क्या है, आप इसको प्लेसेंटल बैरियर, जब भी माँ होती है ना, जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको ड्रग्स इसलिए नहीं दी जाती है, डॉक्टर बहुत ही कम, अगर उनको बुखार भी होता है ना, डॉक्टर कहते हैं बुखार बर्दाश्त कर लो, आप दवा मत लो। कारण यही है कि वो क्या है, बच्चे तक ड्रग पहुंच जाती है। इसलिए बहुत सावधानी से जितनी भी मदर्स होती है, मीन्स जिनके घर में बच्चा है या दूध पिलाने वाली माएँ होती हैं, उनको सोच समझ कर ड्रग्स दी जाती हैं, क्योंकि वो प्रॉपर ब्रेन को, बैरियर को क्रॉस कर जाती हैं। अब इससे आगे जो पॉइंट था हमारा, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। एज अ नेम सजेस्ट, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, most of the drugs have a physiochemical affinity for the plasma protein and get reversibly bound to it. Acidic drugs bind to plasma albumin and the basic drugs are bind to the alpha 1 glycoprotein. As I already told you, जितने भी acidic drug होंगे हमारे किसके साथ bind करेंगे, albumin के साथ। basic drugs के साथ bind करेंगे हमारे alpha 1 acid glycoprotein के साथ। इसमें आगे एग्जाम्पल भी है बेंजोडाइजेपिन के। बेंजोडाइजेपिन हमारे वो ड्रग्स होते हैं जो सेडेटिव और हिप्नोटिक्स में इस्तेमाल की जाते हैं। मीन्स किसी को नींद नहीं आ रही, किसी को चैन नहीं आ रहा, किसी को एंजाइटी का पेशेंट है, डिप्रेशन का पेशेंट है, तो उन केसेस के अंदर सर्टेन कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, ताकि नींद आ जाए या बॉडी रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल काम हो जाए, तो हम सेडेटिव या हिप्नोटिक्स ड्रग्स देते हैं। दैट आर हमारे कौन से हैं, अल्प्राजोलम, डायज़ेपाम, फ्लोरेज़ेपाम। जितने भी पाम वाले मेमोडिक्स होंगे ना, दैट आर द मेमोडिक्स ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स। बात करते हैं टिश्यू स्टोरेज। अब टिश्यू स्टोरेज में क्या है, जो हमारा फैट स्टोर हो जाता है, मोटापा जिसे हम बोलते हैं, जैसे हमारे एक्स्ट्रा फैट स्टोर है, जैसे पूरा like me, I am a patient, that's why I have a certain medical condition. So drugs may accumulate into the specific organs by active transport or get bound to specific tissues. Component drugs stored in a tissue are unequally distributed and have a large volume of distribution and longer duration of action. Some may also cause local toxicity. Examples, sequestrations of a tetracycline in the bone and the teeth cause a discoloration of a teeth. अब टेट्रासाइक्लिन हमारे ड्रग्स होते हैं, कौन से हैं, एंटीबायोटिक्स कैटेगरी के ड्रग्स होते हैं। लंबे टाइम तक वो लेंगे तो वो क्या कर देगा, दांतों को पीला बना देता है। ये एग्जांपल था कि टिश्यूज़ के अंदर हमारे अगर लगातार ड्रग स्टोर होती है तो प्रॉपर एक जगह साइड पे आके वो क्या है, टॉक्सिसिटी कॉज कर देते हैं। क्या है, पॉइजनस, मीन्स टॉक्सिसिटी को पॉइजन ऐसे कह सकते हैं ना, जो नुकसान देगी उस चीज़ को। अब इससे आगे हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। एज अ नेम सजेस्ट, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में मैंने बताया था कि बायो ट्रांसफॉर्म मीन्स कि वो क्या है, अपनी फॉर्म को ही चेंज कर रहा है।
अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, मीन्स केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इनटू द बॉडी टू लेस टॉक्सिक फॉर्म। अब इसमें जितने भी बात करते हैं, हम ड्रग्स लेते हैं, हमारे ड्रग ब्लड स्ट्रीम में गई, ब्लड स्ट्रीम के बाद हम बात करते हैं, हमारी जितनी भी ओरल ड्रग्स की बात कर रहे हैं हमारे इंटेस्टाइन में जाती है। इंटेस्टाइन से आपको पता है हमारी क्या है, वेन कनेक्ट होती है, साथ में जितनी भी कैपिलरीज होती हैं सारी हमारी पोर्टल वेन को कनेक्ट करती हैं। अब जो ये पोर्टल वेन है हमारी डायरेक्ट कनेक्ट करती है लीवर के पास। अब लीवर भाई साहब क्या करते हैं, लीवर के पास ड्रग गई, लीवर भाई साहब ने उसको मेटाबोलाइज कर दिया, मीन्स उसकी क्षमता को घटा दिया। अब उसकी क्षमता को घटा दिया तो उस ड्रग का असर भी तो कम हो जाएगा। सिमिलरली ड्रग का असर कम होगा तो जो ड्रग की टॉक्सिसिटी थी वो भी घट जाएगी। वैसे क्या है, मेटाबॉलिज्म उसकी क्षमता को घटा देता है ड्रग को, जिससे क्या ओरल ड्रग का एक्शन कम आता है, बायो अवेलेबिलिटी हमेशा घट जाती है। ठीक समझ गई ये। अब इससे आगे, अब मेटाबॉलिज्म के भी दो पार्ट है, फेज 1 मेटाबॉलिज्म ऑक्सीडेशन, ये आप सबने पढ़ी होगी बायोकेमिस्ट्री में। रिडक्शन ऑक्सीडेशन में क्या है, ऑक्सीजन का एडिशन हो जाना, रिडक्शन में क्या है ऑक्सीजन का निकल जाना, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोलिसिस में क्या है आपका हाइड्रोजन का एडिशन हो जाना। साइक्लिजेशन क्या है, रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगा स्ट्रेट चेन का। एंड नाउ डीसाइक्लाइजेशन क्या है, ओपन कर देगा रिंग स्ट्रक्चर को और है ना साइक्लिक कंपाउंड को खोल देगा। फेज 2 मेटाबॉलिज्म में आपका आता है ग्लूकोरोटीन कंजुगेशन। अब इसमें प्रॉपर क्या है, आपके प्रॉपर डाइफॉस्फो ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म होता है, जो क्या करते हैं आपके ड्रग विद हाइड्रोक्सिल एंड द कार्बोक्सिल एसिड्स आर इजीली कॉन्जुगेटेड बाय द ग्लूकोनिक एसिड, फॉर एग्जांपल क्लोरोफेनॉल, एस्पिरिन, पैरासीटामोल। अब इन ड्रग्स में क्या है, आपने बहुत सारी ड्रग्स देखी भी होंगी जिसमें क्या है कॉन्जुगेशन प्लेस करती है। अब कॉन्जुगेशन इन सेंस हमारे को उसमें एडिशन ग्रुप को ऐड करना पड़ता है, उसकी क्या है एफिकेसी को बढ़ाने के लिए। आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, एमॉक्सीक्लेव कैल्वेनिक एसिड आता है, एमॉक्सीक्लेव एंड द कैल्वेनिक एसिड जो आता है उसके साथ कॉम्बिनेशन में। अब वो एसिड को किस लिए जोड़ दिया, ताकि उसकी क्या एफिकेसी इंक्रीज हो जाए। अब सेम आते हैं आपके डाइफिनाइल हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, ऐसे आते हैं आपके अलग ड्रग आते हैं। डाइफिनाइल हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड अलग कैटेगरी की ड्रग होगी। अब हाइड्रो ग्रुप उसका क्या जोड़ गया, मीन्स हाइड्रोजन का एडिशन उसकी क्या एफिकेसी को बढ़ा देगा। अब जनरली हाइड्रोक्लोरो जो ग्रुप होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिक्वायरमेंट इसलिए भी होती है कि बॉडी में प्लस चार्ज की एफिकेसी ज़्यादा होती है, तो प्लस चार्ज को बैलेंस आउट करने के लिए हमारे को नेगेटिव चार्ज की सप्लाई चाहिए होती है। इसलिए जितने भी हमारे क्लोरो ग्रुप ऐड होते हैं वो क्या है ड्रग की एफिकेसी को इंक्रीज कर देते हैं, रिसेप्टर को बैलेंस आउट करके। अब हर रिसेप्टर पे हमारे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम बैठे सबके पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव को कौन बाइंड करेगा, नेगेटिव आएगा तभी तो बाइंड करेगा। अब हमको बीमारी होती क्यों है, बीमारी सारी डिसबैलेंस की वजह से होती है, डिसबैलेंस ऑफ चैनल की वजह से। उनको अगर हमने बैलेंस कर लिया तो सब चीज़ें सॉर्ट हो जाती है। अब सिमिलरली इसमें सल्फेट का कॉन्जुगेशन है, देन ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन, एमिनो एसिड कॉन्जुगेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन। अब इसमें हम बात करें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अभी हमने पढ़ा था जितनी भी ड्रग हमारी ओरल हम लेते हैं क्या होता है, लीवर के पास जाती है, लीवर भाई जब क्षमता को घटा देता है, उनको हम क्या बोलते हैं, मैंने इससे पहले वीडियो में बताया, उनको बोलते हैं हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जितनी भी ड्रग हम क्या है एब्जॉर्प्शन के लिए सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के बाद लीवर के पास जाएंगी ना थ्रू पोर्टल वेन, वो क्या है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहलाएंगी। अब ड्रग एब्जॉर्ब हो गई, उसने असर दिखा दिया, उसके बाद ड्रग कैसे एलिमिनेट की जाएगी, ड्रग को एलिमिनेट करेंगे थ्रू द एक्सक्रीशन प्रोसेस। अब एक्सक्रीशन में किडनी के थ्रू, मीन्स सूसू के थ्रू, लंग्स में हवा के थ्रू, बाइल्स, देन हमारे फीसेस भी आ जाते हैं। इंटेस्टाइन में हमारी जो प्रॉपर सारी एक्सक्रीशन हो जाती है, बाइल्स हमारी जो जूस की सिक्रेशन होती है, फीसेस इंटेस्टाइनल में हमारे फीसेस के थ्रू में निकलती है, स्किन में मीन्स स्वेटिंग के थ्रू, स्लाइवा के थ्रू एंड द मिल्क के थ्रू। अब रूट ऑफ एलिमिनेशन दे रखे हैं, मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स हमारी क्या किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू निकल जाती है, लंग्स के थ्रू एल्कोहल एंड द जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स निकलती है, हवा के थ्रू, सांस के थ्रू। इंटेस्टाइन में जितनी भी हमारे क्या है एंटीबायोटिक्स, स्लाइवा और स्वेट के थ्रू हमारे क्या हैं प्रॉपर रिफाम्पिसिन, ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग है। ट्यूबरक्लोसिस में रिफाम्पिसिन एंड द लेप्रोटिक कैटेगरी की कॉमन ड्रग है, इसके तगड़े साइड इफेक्ट्स हैं, बट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन फर्स्ट लाइन कैटेगरी की ड्रग है। मिल्क, लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स जितने भी होते हैं हमारे वो मिल्क के थ्रू निकलते हैं।
अब लास्ट में इसका क्लियरेंस ऑफ अ ड्रग, कि ड्रग कैसे क्लियर होती है, इज अ थियोरेटिकल वॉल्यूम ऑफ अ प्लाज्मा फ्रॉम विच ड्रग इज कम्प्लीटली रिमूव इन अ यूनिट टाइम. सो देयरफॉर CL इज इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन. अब एक और चीज़ आती है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पढ़ाऊंगी कि ड्रग हमारी जितनी प्लाज्मा कंसंट्रेशन में रहती है, T-half क्या होता है, CP क्या होता है, Cmax क्या होता है, Tmax क्या होता है. सो T-half बता देती हूँ. जब ड्रग हमारी बॉडी के अंदर हाफ एब्जॉर्ब होकर असर दिखाती है, अब पता कैसे लगता है हाफ एब्जॉर्ब हो गई, इट मीन्स हमारे को यूरिन आ जाएगा, पसीने आ जाएंगे दवाई के बाद, तो इट मीन्स बॉडी के अंदर ड्रग हाफ एब्जॉर्ब हो चुकी है. So that is considered as a plasma half-life, T-half of a drug when the time taken for a reduction of plasma concentration. जब ड्रग की कंसेंट्रेशन प्लाज्मा खून के अंदर घटने लग जाती है एंड ड्रग टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, कम आधे से भी कम रह जाता है, उस टाइम क्या है प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन T-half हम कंसिडर करते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. If you are new here, please don't forget to subscribe my channel, like my channel and share my video to your friends. तब तक के लिए मिलते हैं आपको, अपना ध्यान रखिएगा. बाय बाय.